नमस्कार साथियों, मैं अतुल तिवारी आप सबका एक बार फिर से अर्थ सिविल सर्विसेज क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम मनोवृत्ति के बारे में पढ़ रहे थे। हमने जाना कि मनोवृत्ति क्या है और साथ ही हम मनोवृत्ति के बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे थे कि कैसे अलग अलग विचार, अलग अलग वस्तु और अलग अलग घटनाओं के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण होता है। साथ ही हमने ये भी बीच बीच में डिस्कस किया था कि मनोवृत्ति एक प्रशासक के रूप में क्यों आवश्यक है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है। हमने विशेषताओं के बारे में भी पढ़ लिया था कि मनोवृत्ति अर्जित होती है। मनोवृत्ति जो है, इसमें चेतन और अचेतन के भाव पाए जाते हैं। मनोवृत्ति प्रतिकूल और अनुकूल होती है किसी विषय वस्तु के प्रति। मनोवृत्ति में द्वैधा वृत्ति पाई जाती है, यानी किसी एक ही विषय या घटना या वस्तु के प्रति क्या होते हैं, दो विचार हो जाते हैं हमारे। एक या तो पॉजिटिव हो जाता है और दूसरा निगेटिव हो जाता है। हमने पांचवा विशेषता पढ़ रहे थे और इसी पर हमारी वीडियो क्या हुई थी, थोड़ा सा दोस्तों इंटरप्ट हुई थी, इसलिए हमें बीच में ही बंद करना पड़ा था। इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब आइए एक बार फिर से इसको जान लेते हैं और आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, हमने जाना था किसके बारे में, इसके विशेषताओं के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो मनोवृत्ति होती है उस पर तत्काल या प्रत्यक्ष घटना का क्या होता है, तत्काल प्रभाव पड़ता है। हमने किसान आंदोलन के बारे में आपसे कल डिस्कस किया था अपनी पिछली वीडियो लेक्चर में कि किसान जो आंदोलन है उसके प्रति आपका कैसा भाव था, समर्थन का भाव था। कब तक? 26 जनवरी 2021 के पहले तक, जब तक वह लाल किला के ऊपर जो घटना घटित हुई है ना, उसका जो भारतीय तिरंगे को नीचे उतारा गया और उन्होंने अपने झंडे को फहराया, साथ ही पुलिस के साथ जो झड़प हुई या सरकार के द्वारा जो कृत्य किया गया। तो इस प्रकार वो जो तत्काल घटना घटित हुई, वहीं से हमारा इस आंदोलन के प्रति क्या हो गया, नकारात्मक धारणा बन गई कि ऐसा आंदोलन नहीं होना चाहिए, है ना। तो एक अलग तरह का विचार आपके अंदर तत्काल उस घटना के कारण क्या हो गया, बदल गया। कहाँ आपका विचार, आपका दृष्टिकोण क्या था उसके प्रति, सकारात्मक था कि सरकार क्या करे, किसानों की बात सुने और वो जो उस विधेयक के लिए जो जो बातें कह रहे हैं उस पर एक क्या हो, चर्चा हो। लेकिन वहीं पर आप देखते हैं कि एक घटना घटित होती है जिसे आप देखते हैं, और यह कैसी घटना है, प्रत्यक्ष घटना है। और उस घटना ने क्या कर दिया, आपके विचार को बदल दिया। अब एक तो उदाहरण ये हो गया, आप एक मूवी देखे होंगे गब्बर इज़ बैक। गब्बर इज़ बैक में क्या होता है, जो डॉक्टर होता है वह क्या होता है, हमारी धारणा क्या है कि यह भगवान का दूसरा रूप होता है। डॉक्टर जो है ना, जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर क्या होता है, जो पेशेंट होते हैं उनका इलाज होता है, यही धारणा है ना। लेकिन इस गब्बर मूवी को आप देखते हैं, उसमें क्या होता है, जो एक मृतक होता है यानी डेथ बॉडी होती है, जब उसको इलाज के लिए ले जाया जाता है तो उसे क्या करते हैं, ये उसको जो इनके परिजन होते हैं उसको यह नहीं बताते कि यह मर चुका है, बल्कि कहते हैं कि इसका इलाज हो सकता है और उसे कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटलाइज करते हैं। किसके लिए, पैसों के लिए। पैसों के लिए क्या करते हैं, हॉस्पिटलाइज करते हैं। तो यहाँ से आपका इन हॉस्पिटल्स के प्रति और डॉक्टरों के प्रति क्या हुई, एक छवि जो अच्छी थी, भगवान का रूप वाला था, वह क्या हो गया, सीधे दूसरे तरह की आप इनको क्या समझने लगे, राक्षस कहने लगे, है ना, भ्रष्टाचारी कहने लगे, घूसखोर कहने लगे। तो एक घटना ने क्या कर दिया, तत्काल प्रभाव आपके मनोवृत्ति में डाला और आपकी मनोवृत्ति क्या हो गई, चेंज हो गई। जैसे आप किसी IAS अधिकारी या जो भी आपके आइडियल होंगे तो उनको आप क्या मानते हैं, बहुत अच्छा मानते हैं, उनके प्रति आपका दृष्टिकोण सकारात्मक है उनके कार्यों को लेकर के। लेकिन अगर आपका कुछ गलत अनुभव उनके साथ प्रत्यक्ष हो जाए तो आपकी जो मनोवृत्ति होगी वह क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। यानी कि मनोवृत्ति की एक अगली विशेषता क्या है कि प्रत्यक्ष घटना का तत्काल प्रभाव पड़ता है। आइए अगली विशेषता को हम जानते हैं क्या है। इसमें क्या होता है, मनोवृत्ति में तटस्थता का अभाव पाया जाता है। यानी मनोवृत्ति जो है वह तटस्थ नहीं रह सकती है। हमारी किसी विचार, वस्तु या घटना के प्रति हमारी या तो सकारात्मक धारणा बनेगी या तो नकारात्मक धारणा बनेगी, लेकिन हम बिल्कुल न्यूट्रल नहीं रह सकते किसी भी विषय या वस्तु के प्रति। कोई
थोड़ा सा भी चाहे क्यों ना हो, लेकिन झुकाव हमारा या तो सकारात्मक रहेगा या तो नकारात्मक रहेगा। अगली विशेषता क्या है कि जो मनोवृत्ति है वह क्या होती है, मानसिक प्रक्रिया है। कैसे मानसिक प्रक्रिया है, अभी आप देख रहे हैं कि जो भी विचार आ रहे हैं वह कहाँ से आ रहे हैं, मस्तिष्क से आ रहे हैं। हमने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में क्या बतलाया कि जो मनोवृत्ति है उसका विच्छेद क्या है, मनः धन आवृत्ति। तो सीधी सी बात है, यह कैसी प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है। यानी कि जो भी विचार और धारणा हम बनाते हैं वह कहाँ बनाते हैं, मस्तिष्क में बनाते हैं, और फिर उसको हम किस में लाते हैं, व्यवहार में लाते हैं। इसकी अगली विशेषता, आठवीं विशेषता क्या है दोस्तों, यह कैसी होती है मनोवृत्ति, स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की होती है। यानी कि इसमें स्थायित्व तो अधिक होता है और परिवर्तन कम होता है, लेकिन अब परिवर्तन हो जाए तो वह क्या हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। आप उदाहरण देखिए, जो अंतरजातीय विवाह है यह 16वीं 17वीं शताब्दी में क्या था, वर्जित था, और आज के समय में देखिए क्या है, बेहिचक तरीके से क्या हो रहा है, अंतरजातीय विवाह हो रहा है। यानी कि एक समय पर यह क्या था, स्थायी था, और अब इसमें क्या आ गया है, अस्थायी हो गया है ये, यानी कि यह परिवर्तनशील हो गया है। दूसरा, समलैंगिक विवाह को देखिए, एक टाइम पीरियड ऐसा था जब इसके प्रति समाज का नज़रिया क्या था, घृणात्मक था, है ना। पुरुष पुरुष के संबंध को समाज ने मान्यता नहीं दी थी। आज भी क्या है, इसके प्रति पूर्णतः बदलाव आया है, नहीं आया है, लेकिन कानूनी रूप से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से क्या हुआ है, इसमें लोगों में जो धारणा थी इसके प्रति वह क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। चलिए, छोटे शहरों में तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन बड़े शहरों में देखिए क्या है, परिवर्तन हो रहा है। आप और देखिए, बड़े शहरों पर क्या है, लिव इन रिलेशनशिप चल रहा है। लिव इन रिलेशनशिप चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ATION, लिव इन रिलेशनशिप को क्या चल रही है, मान्यता दी गई है बड़े शहरों में, मुंबई जैसे शहरों में। लेकिन वही छोटे शहरों में इसको क्या किया जाता है, गलत तरीके से देखा जा रहा है। तो यानी कि यहाँ मनोवृत्ति क्या है, इसके प्रति पहले क्या होता था, विवाह के बाद ही ऐसी प्रक्रिया को क्या दिया जाता था, मंजूरी दी जाती थी और उसको उचित समझा जाता था। लेकिन आज के समय में इसको क्या किया जा रहा है, आज के समय में विवाह के पहले ही अगर लिव इन रिलेशनशिप में कोई है तो उसके प्रति उचित धारणा बनी हुई है, सकारात्मक धारणा बनी हुई है। यानी कि मनोवृत्ति में क्या हो रहा है, इसमें स्थायीपन और अस्थायीपन दोनों प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं, स्थायित्व और अस्थायित्व दोनों तरह की। एक समय पर यह स्थायी था, एक समय पर यह क्या हो गया, अस्थायी हो गया। यानी किसी टाइम पीरियड में लिव इन रिलेशनशिप को गलत माना जाता था और आज के टाइम में इसे क्या माना जाता है, सही माना जाता है। तो इस प्रकार हमने मनोवृत्ति की विशेषताएं जानी कि क्या होती है, यह अर्जित होती है। मनोवृत्ति में चेतन और अचेतन के भाव पाए जाते हैं। साथ ही हमने क्या जाना कि जो मनोवृत्ति होती है उसमें प्रतिकूल और अनुकूल की धारणा होती है किसी विषय वस्तु के प्रति। हमने जाना कि मनोवृत्ति में क्या होता है, द्वैधा वृत्ति होती है। किसी प्रत्यक्ष घटना का क्या होता है, मनोवृत्ति में हमारे तत्काल प्रभाव पड़ता है। अगली विशेषता हमने जाना कि इसमें तटस्थता का क्या होता है, अभाव पाया जाता है। हमने फिर क्या जाना कि यह एक मानसिक प्रक्रिया है और इसमें स्थायी एवं अस्थायीपन दोनों प्रकार की विशेषता पाई जाती है। तो इस प्रकार मनोवृत्ति की जो विशेषताएं थी वह कंप्लीट हुआ। अब आइए हम जानते हैं मनोवृत्ति के तत्व कौन कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों, मनोवृत्ति के तत्व हम जानेंगे कि मनोवृत्ति का निर्माण कैसे होता है, यानी मनोवृत्ति में कौन कौन से तत्व शामिल हैं। तो सबसे पहले हम क्या जाने थे, मनोवृत्ति की परिभाषा जाने थे कि किसी विषय वस्तु के प्रति प्रतिकूल या अनुकूल मनोभावों के निर्माण में क्या होता है, इन तत्वों का योगदान होता है। यानी कि कोई भी विषय वस्तु होती है, हमारी दो ही तरह की धारणाएं बनती हैं, या तो प्रतिकूल बनेगी या तो अनुकूल बनेगी। तो इसके जो प्रतिकूल और अनुकूल हमारा मनोभाव बनता है, इसके निर्माण में जो तत्व सहायक होते हैं वही क्या है, मनोवृत्ति के तत्व हैं। और ये तत्व कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। और यही तत्व मिल करके किसका निर्माण करते हैं, मनोवृत्ति का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं मनोवृत्ति का निर्माण, देखिए
पहले जान लीजिए कि वो तत्व कौन कौन से हैं। तो वो 3 तत्व जो हैं, पहला संवेगात्मक या भावात्मक तत्व है या घटक है, दूसरा कौन सा है, व्यवहारात्मक घटक है, और तीसरा क्या है, संज्ञानात्मक घटक है। अब ये क्या होते हैं, इनके बारे में एक एक करके हम जान लेते हैं। देखिए, संवेगात्मक का मतलब सीधा सा है कि आपके मन में उत्पन्न होने वाला संवेग या भाव, उसे हम क्या कहते हैं, संवेग। ठीक है, यानी कि कोई भी भाव उत्पन्न हो सकता है ना। हम रस पढ़ते हैं तो वो रस क्या है, भाव ही हैं। तो 8-9 प्रकार के जो अभी हमारा भाव होता है, जैसे किसी विषय वस्तु को लेकर के आपके मन में भय है, क्रोध है ना, प्रेम है, घृणा है। तो इस प्रकार जो भी ये भाव उत्पन्न हो रहे हैं, है ना, दया हो गया, तो इस प्रकार के जो भी भाव आ रहे हैं वो किस तत्व में आएंगे, मनोवृत्ति के संवेगात्मक में आएंगे। फिर व्यवहारात्मक या क्रियात्मक घटक क्या होता है कि यानी कि इन भावों को जानने के उपरांत आप कैसा व्यवहार करते हैं। जैसे अगर भय का आता है आपके अंदर भाव, तो इस भय के भाव को आने की वजह से आप क्या करते हैं, या तो इस भय को दूर करने का प्रयास करोगे या तो इस भय से दूर जाने का प्रयास करोगे। तो ये जो प्रयास आप करोगे उस भाव के लिए, तो वह क्या होगा, व्यवहार होगा। अगला क्या आता है, संज्ञानात्मक घटक आता है। संज्ञानात्मक का मतलब क्या है कि जो आपके अंदर भाव आया है या व्यवहार आपने किया है, तो उसको करने से पहले आपके मन में क्या होता है, किसी भी विषय या वस्तु के प्रति आपके लिए कुछ ना कुछ तो आपके पास जानकारी होती है, और उस जानकारी के द्वारा ही तो आप क्या करते हो, आप व्यवहार करते हो और आपके अंदर उस प्रकार के भावनाएं आती हैं। यानी कि संज्ञानात्मक में आपकी विचार प्रक्रिया आती है, आपका ज्ञान आता है ना। तो ये संज्ञानात्मक घटक हो जाता है। अब आप एग्जाम्पल ले लीजिए, आप बचपन में भूत के बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी। बहुत सरल एग्जाम्पल है भूत के बारे में। जैसे कोई ये एक भूत है ना, और इस भूत को आपके मन में क्या है, अलग अलग तरह की कहानियाँ सुनाई गई हैं इस भूत के लिए कि यह क्या होता है, डरावना होता है ना। तो देखिए, भूत के बारे में सबसे पहले आपको क्या प्राप्त हुई, जानकारी प्राप्त हुई। अब उस जानकारी का स्रोत क्या हो सकता है, घर में कोई बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, या आपका प्रत्यक्ष अनुभव हो सकता है, कोई एक घटना रही होगी या कुछ भी जिससे आप डरे होंगे और आपने उसको किसकी संज्ञा दे दी, भूत की दे दी। अब आप देखिए यहाँ पर कि सबसे पहले आपको क्या हुई, जानकारी प्राप्त हुई किसी भूत के प्रति। अब जब आपको जानकारी प्राप्त हुई तो आपके अंदर क्या हुआ, आप उस भूत को देख करके डरे या प्रसन्न हुए। जाहिर सी बात है आप डर गए होंगे। तो ये आपके अंदर क्या आया, भाव आया। यानी कि ये कौन सा घटक हो गया, संवेगात्मक। ये कैसा था, संज्ञानात्मक। अब आप देखिए अगला, देखिए अगला आप क्या करेंगे, व्यवहार करेंगे। क्या व्यवहार करेंगे, आप डर के क्या करेंगे, भाग जाएंगे। तो ये जो आपका भागना हुआ, इसको देख करके भूत को आपके अंदर भाव उत्पन्न हुआ डर का, है ना, संवेग आया, और इस संवेग के कारण आपने जो किया, क्या किया, आप वहाँ से भागे। तो ये आपका क्या हो गया, व्यवहारात्मक हो गया, है ना, या व्यवहार क्रियात्मक घटक हो गया। तो इस प्रकार आपका मनोवृत्ति जो भूत के प्रति बना, वह किन तत्वों से मिलकर के बना, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और व्यवहारात्मक। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि जो मनोवृत्ति के घटक हैं वह क्या हैं और कैसे ये निर्माण में सहायक होते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, देखिए अब इसके बारे में हमने जान लिया कि विषय के प्रति जो हमारा मनोभाव होता है, या तो वह पॉजिटिव होगा, है ना, या तो आपके अंदर सुख की वृद्धि होगी, प्रसन्नता आएगा, या तो डरावना आएगा, है ना, घृणा आएगी, क्रोध आएगा। तो इस प्रकार ये क्या हो गए, इसके मनोभाव हो गए, पॉजिटिव और निगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक। अब किसी विषय के प्रति आप व्यवहार कैसे करते हैं, या तो उसके समर्थन में करेंगे या तो उसके विरोध में करेंगे। यही 2 ही प्रकार के व्यवहार हो सकते हैं। और विषय के प्रति आपका ज्ञान हो सकता है, या तो वो ज्ञान विश्वसनीय किसी स्रोत से आपने ग्रहण करके आप अपनी मनोवृत्ति बनाई हो, या किसी फेक, या आप कहें कि जो झूठी खबरें आजकल चल रही हैं सोशल मीडिया पर, उनको देख करके विभिन्न तरह की आप क्या करते हैं, धारणाएं बनाते हैं, और उन धारणाओं से आपका क्या होता है, मनोवृत्ति बनती है। ठीक है,
चलिए तो अब एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। जैसे कोई एक कैंसर रोगी है, अब इस कैंसर रोगी को आप देखेंगे, इसको देख करके आपके अंदर क्या होंगी, दो तीन तरह के विचार आएंगे। सबसे पहला तो आपके अंदर क्या आएगा, संवेग आएगा। आप देखेंगे किसी कैंसर रोगी को देखा, आपने देखा तो आपके अंदर क्या आया, दुख का भाव उत्पन्न हुआ या दया की भावना आई। ये क्या हो गया, संवेगात्मक घटक हो गया, संवेग उत्पन्न हुआ। इस दुख और दया की भावना को देख करके आपने क्या किया, जो रोगी की समस्या थी उसके प्रति आप क्या हुए, आकृष्ट हुए, है ना, यानी कि उसके प्रति आकर्षित हुए, समर्पण का भाव आप दिखाए। और आप क्या चाहते हैं कि जो कैंसर रोगी हैं उनके लिए इलाज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, है ना। कोई साइंटिस्ट होगा, कोई डॉक्टर होगा, तो वह क्या करेगा, इन कैंसर रोगियों को देख करके उसके अंदर जो मनोभाव होगा उसके इलाज के लिए वो ड्रग्स नए नए तरह की खोज करेगा, अनुसंधान करेगा। आप अगर एक सामान्य प्रशासनिक अधिकारी हैं तो आप क्या करेंगे, इसके इलाज के लिए जो भी आप हो सकता है आप वह क्या करेंगे, उसके सहयोग करेंगे। और तीसरा जो हमारा, ये तो व्यवहारात्मक घटक हो गया, पहला संज्ञान आया, फिर व्यवहार आया, फिर आप क्या करेंगे, उसके प्रति जानकारी जुटाएंगे, है ना। तो जो जानकारी, विषय के प्रति आप ज्ञान लाएंगे, है ना। विषय आपका क्या था, कैंसर रोगी था। फिर आपके अंदर क्या आया, भाव आया, भाव के बाद आपने व्यवहार किया, व्यवहार के प्रति आप इस विषय के प्रति आप क्या करेंगे, ज्ञान अर्जित करेंगे कि कैंसर कैसे होता है। जब आप जान गए कि कैंसर क्या होता है, ओजोन परत के क्षरण से होता है, चलिए प्रदूषण से होता है, ये आपने जान लिया, गलत तरीके के खान पान से होता है। तो इन सब चीज़ों को जब आप जानकारी इकट्ठा कर लिए तो उसके प्रति क्या करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, जागरूकता लाएंगे कैंसर के प्रति कि आप ऐसा कार्य करें जिससे क्या हो, कैंसर ना हो और एक स्वस्थ समाज का क्या हो, निर्माण हो सके। तो इस प्रकार आप उदाहरण के द्वारा समझ गए होंगे कि कैसे हमारा भाव उत्पन्न होता है, फिर हम व्यवहार करते हैं और उस व्यवहार को करने के बाद हम क्या करते हैं, ज्ञान को क्या करते हैं, अर्जित करते हैं उस विषय के बारे में। चलिए एक और उदाहरण देख लीजिए आप लोग, और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है निम्न लिंगानुपात का। भारत में यह क्या है, एक प्रमुख समस्या है, काहे की, लिंग अनुपात की। अब लिंग अनुपात आप देखें, आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं और आपके विभाग में ये मामला आया है कि जो निम्न लिंगानुपात है इसको आप क्या करें, बढ़ाएं, या आप अपने स्वतः संज्ञान लेते हैं कि जो निम्न लिंगानुपात है उसको कैसे बढ़ाया जाए। तो आपके मन में सबसे पहले भाव आया होगा कि बालिकाओं की संख्या क्या है, हमारे देश में कम है। और ये कम क्यों है, क्योंकि समाज में इसके प्रति क्या थी, नकारात्मक धारणा थी कि जो बालिकाएं होती हैं कमज़ोर होती हैं, घर का कार्य नहीं कर सकती हैं, है ना, वंशावली को वृद्धि नहीं कर सकती, मतलब तरह तरह के अलग अलग समाजों में विचार हैं बालिकाओं के प्रति जो कि क्या है, नकारात्मक है। तो इस नकारात्मक भाव को आप क्या करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। आप निम्न लिंगानुपात देखें, निम्न लिंगानुपात को देख करके आपके मन में क्या आया, समाज के प्रति नकारात्मक भाव आया और आप इसे सुधारना चाहते हैं, इसलिए आपके मन में क्या आया, सकारात्मक आया इसको लेकर के। तो आप क्या करोगे, व्यवहार में लिंगानुपात को बढ़ाने के उपाय ढूंढेंगे, इसकी समाज में क्या करेंगे, आवश्यकता के प्रति कार्य करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और आप बताएंगे लोगों को कि निम्न लिंगानुपात के क्या क्या गलत अनुपात कम होने की वजह से समाज में कैसे असंतुलन आ सकता है। तो इस प्रकार आप जो भी कार्य करोगे लिंगानुपात को बढ़ाने को लेकर के, तो वह क्या होगा, आपका व्यवहार होगा। और साथ ही आप इसके कम लिंगानुपात होने के कारणों को जानना चाहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, जब आप जानेंगे किसी विषय के प्रति तो वह आपका क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक घटक हो जाएगा। जब आप जानेंगे तो इसके बढ़ाने के उपाय करेंगे कि लिंगानुपात भाई बढ़ जाए। अब हम समस्या को जान चुके हैं कि एक तो दहेज हो गया है, तो आप क्या करोगे, दहेज को रोकने के लिए नियम कानून बनाओगे, है ना। बालिकाओं की जो असुरक्षा की भावना रहती है माँ बाप में, वो भी एक निम्न लिंगानुपात का कारण हो सकता है। तो इस प्रकार आपने जो जानकारी जुटाई कि ये बालिकाओं के लिए कारण हैं कम होने के, तो इनको आपने जाना। अब जानने के बाद आप क्या करोगे, अवेयरनेस को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह के उपाय करेंगे, है ना। तो ये व्यवहार में आएगा। सबसे पहले आपने उसकी समस्या के प्रति जाना कि ये समस्या आखिर है क्या, आपने, है ना, और उसको फिर व्यवहार में लाया, भाव उत्पन्न हुआ। तो इस प्रकार एक प्रकार से आपकी मनोवृत्ति बनी। इसीलिए क्या होता है, प्रशासन में मनोवृत्ति के प्रति क्या किया जाता है, जोर दिया जाता है कि कल आप
प्रशासक बनेंगे और आप मान लीजिए कि किसी एक विशेष धर्म से आप बिलोंग करते हैं, जैसे आप हिंदू धर्म से हैं। अब आप हिंदू धर्म से हैं तो रमज़ान भी होगा, है ना, समाज में, क्योंकि हमारे देश में कई तरह के लोग रहते हैं। रमज़ान होगा। आप दूसरे धर्म के ले लीजिए, जैसे क्रिसमस हो गया, है ना। तो आप एज अ ऑफिसर क्या करोगे, समाज में क्या करोगे, एक व्यवस्था बनाओगे शांति और सुरक्षा की। लेकिन अगर आपकी जो मनोवृत्ति है दूसरे धर्म को लेकर के निगेटिव है, तो क्या आप उसी तत्परता से कार्य कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो आपके मनोवृत्ति को कैसा होना चाहिए? सकारात्मक होना चाहिए, प्रशासन के लक्ष्यों के प्रति होना चाहिए। ई गवर्नेंस जैसे तकनीकी है तो इसके प्रति भले आपकी नकारात्मक धारणा हो, लेकिन आप क्या करोगे, प्रशासन में इसकी उपयोगिता को सुनिश्चित करने के उपाय ढूंढोगे। इसलिए मनोवृत्ति को हम क्या करते हैं, हमारे एथिक्स के सिलेबस में दिया गया है, ताकि आप इसको पढ़ करके अपने प्रशासनिक जीवन में इसका क्या कर सके, अधिक कुशलता से और अधिक उपयोगिता से इसका उपयोग कर सकें। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने मनोवृत्ति के बारे में पढ़ लिया है कि मनोवृत्ति क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है और उसके घटक या तत्व क्या क्या है। अब अगले लेक्चर में हम मनोवृत्ति के निर्माण को जानेंगे, उसके प्रकार को जानेंगे और साथ ही इन मनोवृत्ति को परिवर्तित कैसे किया जा सकता है, यानी परिवर्तन को जानेंगे और इसका महत्व जानेंगे। आने वाले 2-3 वीडियो लेक्चर में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों इस चैप्टर में आपके बहुत सारे मतलब 3 से 4 लेक्चर बन सकते हैं। तो उसका कारण सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मैं आपको सीधे सीधे भी बता सकता हूँ कि मनोवृत्ति ये है, डेफिनेशन बता के, एग्जाम्पल बता के ख़त्म। लेकिन उद्देश्य ये है कि जब आप पढ़ें तो आपके दिमाग में यह क्या हो जाए, स्थायी रूप से बैठ जाए और फिर इसके बाद आप चाहे कोई भी बुक पढ़ें तो सीधे वो आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। मैं आपसे केवल यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, है ना, तो आप हमारे मेहनत को प्रोत्साहित करिए। और इसके प्रोत्साहन के लिए सिर्फ एक ही जरिया है, वह क्या है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। साथ ही अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट के द्वारा क्या करें, सूचित करें। धन्यवाद।